So, hello bachcho party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati, a alumni of Aligarh Muslim University and director at STBZ. First of all, आप सभी लोगों का एएमयू कैप्सूल सीरीज में स्वागत है। जिन लोगों ने भी एएमयू कैप्सूल बुक खरीद लिया है उनके लिए एएमयू कैप्सूल कोर्स फ्री में है। जिन लोगों ने नहीं खरीदा है आप YouTube से हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने नीचे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो चैप्टर आपको देखना हो आप वहां से बहुत सारे चैप्टर्स हमने डाल रखे हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट चाहिए कि भैया कंप्लीट लेक्चर भी मिल जाए और एक किताब भी मिल जाए तो आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। अगर आप किताब खरीदते हो एक किताब आप हमारे ऐप से या फिर हमारे आप वेबसाइट से खरीद सकते हो। और अगर आप ये बुक खरीदते हो, देखो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। जो बुक मार्केट में जितने पैसे में मिल रही है सेम उसी पैसे में लगभग अप्रॉक्स उसी के कॉस्ट में हम आपको किताब दे रहे हैं। और किताब के साथ साथ देखो, बाहर से आप खरीदोगे कोई भी किताब तो सिर्फ किताब देके आपको छोड़ देंगे, पर हम आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। हम आपको किताब के साथ साथ एक कोर्स भी फ्री देंगे जिसमें पिछले 14 साल के क्वेश्चंस का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन होगा। चैप्टर वाइज हम यहां पर वेटेज एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से एमयू फोड़ना है, प्रॉपर गाइडेंस वाली वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ 5 फुल मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। और जो हमने वीडियो सॉल्यूशन किया है ना, मतलब बहुत मेहनत से किया है और लगभग 70-80 घंटे से ज्यादा का वीडियो सॉल्यूशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिला के। और अगर आप कहीं पे भी फंसते हो तो आप हमारी वीडियो खोलो और वहां से सिंपल पढ़ लो। कुछ कुछ चैप्टर्स के तो मैंने पूरी थियरी ही दे दी है जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल थे। तो अगर आप एएमयू बहुत कम टाइम में फोड़ना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप एक किताब, इस किताब को आप जरूर लगाना। अगर कम टाइम में अगर बहुत सॉलिड प्रिपरेशन चाहिए तो एएमयू कैप्सूल इज द मैंडेटरी बुक फॉर यू। तो आप इस किताब को मत छोड़ना। ओके बच्चा पार्टी, देखो तो इस किताब में ना बहुत ही यूनिक फीचर है। ये तो हम 14 ईयर का देंगे ही देंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, रिटन सॉल्यूशन भी देंगे, स्ट्रेटजी वीडियो भी देंगे और आपको वेटेज चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस भी देंगे। और महीने में लगभग 1 से 2 मेरी लाइव क्लास होगी आपके गाइडेंस के लिए, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि किस तरीके से, अगर आपके मन में कभी डाउट आए कि भैया हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा एएमयू में सिलेक्शन हो जाए, एएमयू में कट ऑफ किया जाता है, इसके लिए एक महीने में 1 से 2 मेरी लाइव क्लास होगी जिसमें आप आके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल सपोर्ट यू। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो हम लोग आज के सीरीज में शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को। हेलो ऑल, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के पीवाईक्यूज। और स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, जैसे बेसिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनके फॉर्मूलेज, फिर प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, ऐसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, को प्लानर वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स। तो बेसिक डेफिनेशंस आपको पता रहना चाहिए। फिर डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन रेशियोज, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड b इज इक्वल टू 7i प्लस 24j, देन वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a इज। पहले तो आप b का मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। सो दिस विल बी √49 प्लस 576, यानी कि वो हो गया 25 आ गया, है ना। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। अब कोई भी वेक्टर अगर एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो सपोज हमें सी वेक्टर लिखना था, तो ए वेक्टर के पैरेलल है तो उसको हम लोग लैम्डा इंटू ए वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा आई प्लस 4 लैम्डा जे। अब ये लैम्डा अगर आ गया तो ये सी वेक्टर आ जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो कहा यह गया है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के सेम है, उसके इक्वल ही है, तो 25 रख देंगे इधर। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर करते हैं तो रूट वगैरह हट जाएगा। 3 लैम्डा का स्क्वायर, 4 लैम्डा का स्क्वायर, ये 25 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो 9 लैम्डा और 16 ये मिला के 25 लैम्डा स्क्वायर हो गया। और इधर ऑलरेडी 25 इंटू 25 है, मतलब ये कि लैम्डा का वैल्यू 5 या -5 हो सकता है। तो यहाँ पे तो माइनस का कुछ नहीं है, तो एक जो पॉसिबिलिटी है उसको लेके आप आगे बढ़ो। लैम्डा इक्वल टू 5 पे जो सी वेक्टर है वो क्या बन गया? 15i प्लस 20j। तो 15i प्लस 20j ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2 इज। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2/6। यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1/3।
और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस 1। तो ये बनेगा x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6 बोला जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे y माइनस ऑफ माइनस 1/3 बोल सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाई 1/3, ये जो 3 है वो नीचे चला गया तो 1/3 हो गया। सेम इसी तरीके से z माइनस 1/2 आ गया। तो ये जो x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग है, वो वाला पॉइंट होता है जहां से लाइन पास कर रहा है, यानी 1/3 कॉमा माइनस 1/3 कॉमा 1 हो गया। और ये जो डिनोमिनेटर्स है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जो वेक्टर इस गिवन लाइन के पैरेलल होता है। ठीक है, तो 1/6, 1/3 और 1/2 ये बी वेक्टर के बेसिकली बी वेक्टर को आप लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसको एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई वगैरह भी कर सकते हो क्योंकि वो डायरेक्शन रेशियोज है। तो फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि ये रेशियो है 1/6:1/3:1/2, और अगर आप 6 से डिवाइड कर देते हो तो ये बनेगा 1:2:3। तो मतलब ये बी वेक्टर को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, i प्लस 2j प्लस 3k। और जो वेक्टर फॉर्म होता है वो हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां से लाइन पास कर रहा होता है। तो कौन सा लाइन है यहाँ पे, कौन सा पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रहा है, वो ऑलरेडी हमें पता है, 1/3 माइनस 1/3 और 1। तो उसका वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, i/3 माइनस j/3 प्लस 1 इंटू के, मतलब सिर्फ के वेक्टर, और प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर अपना हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ यूनिट वेक्टर ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू बी। तो पहले आप ए बी वेक्टर लिख लो। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 माइनस 1 2i, 2 माइनस 0 2j, 0 माइनस 1 माइनस 1k। तो ये तो एक वेक्टर हो गया। हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है कि आप उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो 2i प्लस 2j माइनस k का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लिखने से आता है। और ओवरऑल 4 प्लस 4 8 और 1 9 का रूट होता है 3। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2/3i प्लस 2/3j और माइनस k/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ i प्लस जे एंड j प्लस के। तो अगर ये i प्लस जे वेक्टर है और उसी प्लेन में कहीं पे किसी एंगल पे आप रैंडमली ऐसे एक डायग्राम बना लो, j प्लस के है, तो कौन सा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होगा दोनों के, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और एक बार आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हो वो वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। तो इसका मतलब लेट ए इज इक्वल, तो लेट ए इक्वल टू परपेंडिकुलर वेक्टर, है ना। सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर मैंने बोला है, अभी वो वेक्टर नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ये दो गिवन वेक्टर्स का। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई जे के डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो हो जाता है, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0 1 1 0, है ना। आई जे कंपोनेंट्स तो है फर्स्ट वाले वेक्टर में, तो आई जे का 1 1 हो गया, के का 0 हो गया। जे प्लस के में आई का कंपोनेंट नहीं है तो 0 हो गया, बाकी ये 1 1 हो गया। तो इसको सॉल्व अगर कर ले तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0, फिर माइनस जे इंटू 1 हो जाएगा, एंड फाइनली के, इसमें भी 1 माइनस 0 हो जाएगा। सो ओवरऑल मिलेगा आपको i माइनस जे प्लस के। तो ये तो सिर्फ एक वेक्टर हुआ। अब यूनिट वेक्टर की बात अगर करें, ए कैप, तो अगेन उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, i माइनस जे प्लस के को डिवाइड कर देंगे रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये आ जाएगा i माइनस जे प्लस के, और नीचे √3 सबके नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर पूछा जा रहा है। तो ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का अगर आपको प्रोजेक्शन लिखना है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो वो होता है ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी i माइनस 2j प्लस के वेक्टर तो एज इट इज रह गया, डॉट यहाँ पे 4i माइनस 4j प्लस 7k भी एज इट इज रह गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, रूट के अंदर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब 4 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ऊपर बनेगा 4
फिर होगा 8, फिर होगा 7 डिवाइडेड बाई 16, 16, 32 और 32 में अगर 49 आप ऐड करो 81, 81 का रूट हो जाएगा 9। तो ये ओवरऑल आ गया 19/9 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 6 है द पॉइंट्स डी ई एफ डिवाइड बी सी सी ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन रेशियो 1:4, 3:2, 3:7 एंड पॉइंट के डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:3, देन ए डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर रेशियो विथ सी के वेक्टर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं। डी ई एफ, तो डी डिवाइड कर रहा है बी सी को, यहाँ पे कहीं डी है, ई डिवाइड कर रहा है सी ए को और एफ डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो ये बन गया अपने पास डी ई एफ और रेशियो भी दे रखा है ए को 3:2 में, तो 3:2 हो गया यहाँ पे, और एफ डिवाइड कर रहा है ए बी को 3:7 में, तो ये हो गया 3:7। अब यहाँ से अगर ए के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी के लिए स्मॉल बी और सी के लिए स्मॉल सी मान के चले तो डी वेक्टर वगैरह लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर। तो सेक्शन फॉर्मूला से पहले डी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। स्मॉल डी वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा सी वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 5, 1 + 4 5 हो जाएगा। ऐसे ही ई वेक्टर के लिए हम लोग अगर लिखने जाएं तो वो हो जाएगा 2c वेक्टर प्लस 3a वेक्टर बाई 5, और एफ वेक्टर के लिए भी अगर लिखने जाएं तो ये हो जाएगा 3b वेक्टर प्लस 7a वेक्टर डिवाइडेड बाई 10। तो पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर प्लस 4b वेक्टर डिवाइडेड बाई 5 माइनस ए वेक्टर। फिर ऐसे ही ई वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो ई वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है 2c वेक्टर प्लस 3a वेक्टर बाई 5 माइनस बी वेक्टर प्लस सी एफ का मतलब एफ का वेक्टर लिखेंगे 3b वेक्टर प्लस 7a वेक्टर डिवाइडेड बाई 10 और माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से हो गया। तो पूरा का पूरा हम लोगों ने बेसिकली लिख लिया। अब ये 7a वेक्टर था। अच्छा, अब ये लिखने के बाद रेशियो लेना है हमें किसका, सी के वेक्टर, बट के वेक्टर तो अभी नहीं पता है, तो के वेक्टर भी साइड में निकाल लेते हैं। उसने बोला कि के पॉइंट ए बी को, अगर ये ए बी लाइन है, यहाँ पे ये ए वेक्टर है, यहाँ पे ये बी वेक्टर है, तो इस बार के लिए कंडीशन दिया है कि 1:3 में ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब के लिए पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो 3a वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 4 हो जाएगा 1 + 3। तो नीचे अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 3a प्लस बी वेक्टर बाई 4 माइनस सी वेक्टर, ये आ गया। तो अब हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 2c वेक्टर प्लस 8b वेक्टर माइनस 10a वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, एलसीएम ले रहा हूँ, है ना, प्लस यहाँ पे 6a वेक्टर माइनस 10b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 7a वेक्टर माइनस 10c वेक्टर। ये पूरा का पूरा ऊपर लिख लिया हमने। अब नीचे भी यहाँ पे अब अगर आप एलसीएम लोगे तो 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर बाई 4 बचेगा। 4 तो सबसे ऊपर चला जाएगा और ये एक नंबर बचेगा 10। बाकी जो ये ए बी सी वाले हैं उनको जरा देखते हैं कि ओवरऑल कितना बचता है। तो नीचे तो यहाँ पे 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर ही बचेगा। ऊपर जरा देख लेते हैं कि a में क्या बचता है। 7a वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, 6a वेक्टर यहाँ पे है और माइनस 10a वेक्टर यहाँ पे है। तो 7 और 6 मिला के 13, 13 माइनस 10 3a वेक्टर बचा। फिर ऐसे ही 3b वेक्टर माइनस 10b वेक्टर मिला के माइनस 7b हो गया और एक 8b यहाँ पे है, इसका मतलब सिर्फ प्लस b वेक्टर बचा। और 2c वेक्टर 4c वेक्टर मिला के 6c हो गया और लास्ट में माइनस 4 है, तो इसलिए माइनस 4c वेक्टर हो जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 4/10 का मतलब है 2/5 रेशियो आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है द एंगल बिटवीन लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर रिलेटेड बाई l + m + n = 0 एंड 2lm + 2nl - mn = 0 इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें l की वैल्यू या m या n किसी एक की वैल्यू को दूसरे दो वैल्यूज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो सपोज l की जगह मैंने -m - n लिख लिया,
अब इस वैल्यू को उठा करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो 2lm है, उसमें l की जगह पे माइनस एम माइनस एन रख दिया, इंटू एम। नेक्स्ट टर्म है 2n, फिर उसके बाद l की जगह पे माइनस एम माइनस एन रख दिया, और लास्ट में माइनस एम एन है, इक्वल टू 0। तो हमने ये l की वैल्यू कहाँ रख दी, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो इसको सेकेंड मानते हुए, तो अब इसको जरा सॉल्व करेंगे। ये आएगा -2m², फिर -2mn, फिर -2mn, और फिर -2n², फिर -mn इक्वल, सबको राइट साइड भेजेंगे और लिखेंगे 2m² प्लस 2n², और ये जो सिमिलर टर्म्स हैं ये मिला करके हो जाएगा +5mn। अब n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा 2m/n होल स्क्वायर प्लस 5m/n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m/n में क्वाड्रेटिक बन गया, तो m/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 प्लस माइनस √b², मतलब 5 का स्क्वायर 25, -4ac। तो a और c की जगह पे 2 और 2 है, और नीचे 2 टाइम्स ऑफ a होता है, वो भी 2 इंटू 2 हो गया। मतलब ये कि आ गया -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 बचेगा डिवाइडेड बाई 4, मतलब यहाँ से -5 प्लस 3/4 हो गया, या फिर -5 माइनस 3/4 हो गया। यानी दो वैल्यूज यहाँ से निकल के आएंगे, एक आएगा -1/2 और एक आएगा -2। अब ऑलरेडी l की वैल्यू हमारे पास थी, तो दो केसेस यहाँ पे बना लेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 में हम m/n की वैल्यू लेके चल रहे हैं -12, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी -m माइनस n। तो अगर यहाँ पे सपोज n की वैल्यू लिखनी है, तो n की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा, राइट। तो l की वैल्यू को भी सबको m में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, -m, और ये -n की वैल्यू +2m हो जाएगी, करेक्ट। तो ये आ गया m। मतलब अगर मुझे LMN लिखना है, तो मैं l की जगह पे भी m लिख लूंगा, m की जगह पे तो m है ही है, और n की जगह पे -2m लिखा जाएगा। मतलब रेशियो आएगा 1:1:-2। ये डायरेक्शन रेशियो का यहाँ पे बात हो रहा है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है अभी ये। ऐसे ही केस 2 में अगर हम लोग बात करें, तो केस 2 में वैल्यू m/n जो आया है वो है -2। तो इसका मतलब m का वैल्यू इस बार -2 टाइम्स ऑफ n लिखा जा सकता है। तो l का वैल्यू, तो यहाँ पे बेसिकली l का वैल्यू n आएगा, है ना, ये m की वैल्यू रखने पे। तो LMN जब हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, तो l की जगह जो वैल्यू है रख दिया, m की जगह पे -2n, n की जगह पे तो n रखा, तो ये 1 -2 और 1 आ गया। तो ये जो पहला टिक मार्क मैंने किया, ये A1 B1 C1 की वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो A2 B2 C2 की वैल्यू है। तो cos थीटा कैसे निकालते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ऊपर, और नीचे √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, है ना। और दूसरा वाला रूट ये दूसरे वाले केस से 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये करने पे 3/6 आया, यानी कि हाफ। और cos थीटा हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज a vector of length 1 plus √3/√2, then angle between two given vectors is। सपोज a और b वेक्टर का सम यहाँ पे उसका लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस √3/√2 है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2a.b आएगा। तब तक इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3, ये तो 1 और √3 के स्क्वायर हो गया, प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 2। 1 प्लस 3 4 होगा, 4/2 2 हो जाएगा, और इधर एक √3 और बचेगा। अब ये सब तो वैल्यूज 1 है, प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 प्लस √3। तो 2 से 1 प्लस 1, इधर का भी 2 कैंसिल हो गया, तो a.b का जो वैल्यू आया वो आया √3/2। और a और b का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो वो 1 होने की वजह से जो cos थीटा है वो √3/2 आ गया स्ट्रेट अवे, यानी कि जो थीटा का वैल्यू है वो 30 डिग्री होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो गया π/6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ABC आर यूनिट वेक्टर सच दैट A इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C एंड एंगल बिटवीन B एंड C इज π/3, देन मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C इज। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबसे पहले डायरेक्टली हम स्क्वायर कर देते हैं इसका। स्क्वायरिंग करने में मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर आएगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर आएगा, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ A.B भी आएगा,
2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी भी आएगा और 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी भी आ जाएगा। अब ए परपेंडिकुलर था प्लेन बी और प्लेन ऑफ बी एंड सी के, तो ए डॉट बी भी जीरो हो गया और ए डॉट सी भी जीरो हो गया। ए और बी और सी तीनों ही यूनिट वेक्टर्स थे, तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, फिर से 1 1, और कॉस ऑफ एंगल कितना था बी और सी में, π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो ओवरऑल यहाँ पे आया 1 + 1 + 1 प्लस 2 इंटू कॉस π/3, मतलब कॉस 60 डिग्री होता है हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास 4 आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर 4 आ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे एक ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, एंड आर क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, आर डॉट बी इक्वल टू 0। तो आर डॉट ए की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ए वेक्टर तो पहले से ही पता है, सिर्फ आर वेक्टर निकाल लें तो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये आर क्रॉस ए इज इक्वल टू जो सी क्रॉस ए गिवन है, यहीं से शुरू करेंगे। आर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी क्रॉस ए वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ से आर माइनस सी वेक्टर एक ब्रैकेट में लिख के फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे ए के साथ, ए एक तरीके से कॉमन आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 वेक्टर। अब अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब आर माइनस सी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, यानी आर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर के कोलिनियर है। तो आर वेक्टर को लिखा जा सकता है लैम्डा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, यानी कि ए वेक्टर और सी वेक्टर तो पता ही है, बस लैम्डा की वैल्यू चाहिए अब अपने को। तो आर डॉट बी वेक्टर 0 कर देंगे। तो आर डॉट बी वेक्टर जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये लैम्डा ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 0। तो लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी क्या है, यहाँ पे आप देखो ए डॉट बी जब आप करोगे तो आई का आई से मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 आएगा, जे का जे वाले कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे आप ए और बी वेक्टर को देख लो, आई डॉट आई और जे डॉट जे, वहां से 1 + 1, ये आ गया 2, प्लस सी डॉट बी अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सी डॉट बी में आप देखो आई वाले कंपोनेंट दोनों में है तो वहां से 1 आ गया, और जे वाले कंपोनेंट से -2 आ जाएगा। बस के वाला कंपोनेंट है ही नहीं बी में, तो इसलिए वो 0। तो अगर ये 0 करेंगे तो 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हाफ। इसका मतलब इक्वेशन 1 में अगर रखते हैं तो आर वेक्टर की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, आर वेक्टर आ जाएगी इक्वल टू ए वेक्टर बाई हाफ प्लस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर का हाफ मतलब I/2 प्लस J/2 माइनस के वेक्टर बाई 2, और प्लस सी वेक्टर करना है मतलब I माइनस 2J माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से अब अपने को ओवरऑल मिल जाएगा 3/2 I वेक्टर, यहाँ हो जाएगा -3/2 J वेक्टर, और ये हो जाएगा -3/2 के वेक्टर। ये आर वेक्टर की वैल्यू है। तो अब आर डॉट ए जब निकालेंगे तो ए वेक्टर में आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, ये 3/2 हो जाएगा, नेक्स्ट वन -3/2 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वन +3/2 हो जाएगा। तो ये सब कुछ कैंसिल करने के बाद अपने पास क्या बचेगा, 3/2 एज द आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ऑन दीज लाइंस विच आर नियरेस्ट टू ईच अदर विल बी। तो यहाँ पे नियरेस्ट बोला गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 6, 7, 4 है, और ये जो है वो 0, -9, 2 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 7 माइनस ऑफ -9 करेंगे तो 16, और 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। फिर 4 - 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी ये 260 और 36 मिला के 296 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये डिस्टेंस आया। अगली बार भी यही काम आप करोगे तो 3 माइनस ऑफ -3 ये हो जाएगा 6, फिर से तो 6 का स्क्वायर, फिर 8 माइनस ऑफ -7 तो 15 का स्क्वायर, फिर 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इस बार भी 36 बचेगा, फिर 225 और फिर यहाँ पे 9। तो 9 और 36 मिला के 45 में 25 आप ऐड करो, ये √270 ही आ पाया। वहीं यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे आप तो 9 - 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अभी भी है, 6 माइनस ऑफ -11 17 का स्क्वायर हो जाएगा,
और 5 माइनस ऑफ माइनस 2 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो 6 स्क्वायर तो सब में ही था, ऑलरेडी 15 स्क्वायर पे मिनिमम आ चुका है। अब 17 स्क्वायर लेंगे तो थोड़ा तो बड़ा वैल्यू आएगा, है ना। तो ये वाला भी बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। वैसे ही नीचे 9 माइनस ऑफ माइनस 3 करेंगे तो 12 स्क्वायर आ गया, और 6 माइनस ऑफ माइनस 7 करेंगे तो वो 13 स्क्वायर आ गया। तो ये भी बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे 5 माइनस 6 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो यही एक वैल्यू है जहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये पॉइंट्स नज़दीक हैं, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 में ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और बोला जा रहा है एक सी वेक्टर है सच दैट सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड 3 है, और ए क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है। एंगल बिटवीन सी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर 30 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी को एक सेपरेट डी वेक्टर अपने माइंड में सोच के चलते हैं। तो अगर लिखते भी हैं इसको एज पर प्रोडक्ट रूल, माइंड में आपके चलना चाहिए कि ए क्रॉस बी एक सिंगल वेक्टर है अभी के लिए डी वेक्टर। तो डी क्रॉस सी लिख रहे हैं हम लोग, तो डी क्रॉस सी का वैल्यू कितना होगा, उसके मैग्नीट्यूड का, डी का मैग्नीट्यूड, फिर सी का मैग्नीट्यूड, और फिर ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल, यानी कि कॉस कॉस तो डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। और ये वैल्यू है 6। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता हमें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम जरूर निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, साइड में यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया आई जे के, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 1 0। तो यानी कि बनेगा अपने पास आई के साथ आ जाएगा 2 कंपोनेंट, ये अपने पास जे के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा फिर से 2, और के के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 1। तो 2i माइनस 2j प्लस के आया, उसका मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 आ जाएगा। 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी 9, 9 का रूट 3। तो यानी कि ये भी 3 है, और सी का मैग्नीट्यूड नहीं पता था, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो सी का मैग्नीट्यूड अपने पास कितना आ गया, ये 12/3 4 आ गया। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड पता है हमें। अब ए डॉट सी में क्या क्या जरूरत पड़ती है, ए डॉट सी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी पता है, बट अगर यहाँ पे मैं कॉस थीटा लिख रहा हूँ तो वो थीटा नहीं पता। वो थीटा कहाँ से पता चलेगा वो सोचते हैं, या फिर आप सीधे सीधे ये c माइनस ए का स्क्वायर कर दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 c डॉट ए, इसका वैल्यू इसका वैल्यू आ जाएगा 9। तो c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर, और a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब देखो a का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे 9, और -2 c डॉट ए निकालना है। तो अब तो आसानी से ये वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो c डॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि यहाँ पे थीटा वाले डायरेक्शन पे नहीं सोच सकते थे हम लोग, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 है यूनिट वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू आई माइनस जे प्लस के एंड आई प्लस जे माइनस के एंड लाइंग इन द प्लेन कंटेनिंग देम इज। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आपको पता है कि लाइंग इन द प्लेन कंटेनिंग देम, अगर ऐसा कोई वेक्टर आपको लिखना है आर वेक्टर, तो वो होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर एक और वेक्टर लिखना है उसी प्लेन में तो वो इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। तो अगर आप नोटिस करो लैम्डा और म्यू अगर 1 हो जाए तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो आर वेक्टर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस जे जे कैंसिल, के माइनस के कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 2i वेक्टर। और आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर आर कैप अगर कंसिडर किया जाए तो आई वेक्टर हो जाएगा। तो आई वेक्टर इस ए वेक्टर से भी उतना ही इंक्लिनेशन पे है जितना बी वेक्टर पे है ना। कैसे पता, आप आर कैप ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, या आर कैप डॉट बी वेक्टर के साथ निकाल लो, है ना। तो आर तो यूनिट वेक्टर है और ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। ये वैल्यू तो सेम है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब कॉस थीटा आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे कुछ और आएगा, तो कुछ और आएगा ही नहीं, क्योंकि आर डॉट ए का वैल्यू आप यहाँ पे अगर देखो तो सिर्फ आर में आई कंपोनेंट है, तो वो तो 1 आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी आर डॉट बी लेने पे भी 1 आएगा, तो यहाँ भी कॉस अगर आप फाई भी ले रहे हो तो आपको पता चलेगा कि थीटा और फाई सेम ही है,
ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर क्रॉस चेक हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स 2i प्लस जे माइनस के एंड i माइनस जे प्लस 2k इज। तो सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करें, अगर सपोज ए वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के, तो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स जो हमें गिवन है। तो आई जे के लिखेंगे और कंपोनेंट्स इनके उसके नीचे लिख देंगे। तो 2 1 माइनस 1 फर्स्ट वेक्टर का आई जे के कॉम्पोनेंट, 1 माइनस 1 और 2 सेकेंड वेक्टर का आई जे के कॉम्पोनेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू टू टू और फिर -1। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 आ गया। फिर माइनस जे करेंगे, सेकेंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, 2 इंटू टू 4 और माइनस ऑफ -1 वो हो जाएगा +1। फिर लास्ट में आएगा प्लस के, इस बार तो -2 -1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आ गया आई -5j एंड -3k। तो इससे ही आपको पता चल गया कि ए बी सी तो नहीं है इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वेक्टर तो यही है, वही न्यूमरेटर में आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में ही दिख रहा है। बाकी यूनिट वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तब जाके वो यूनिट वेक्टर आएगा। तो उस केस में आई -5j -3k, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट के अंदर आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो 1 + 25 + 9 वो मिला के आपका 35 हो जाएगा, है ना। 25 और 9 मिला के 34, 34 और 1 35। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ ए एंड बी आर वेक्टर्स इन स्पेस गिवन बाई आई प्लस जे बाई रूट 2 बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस रूट के बाई रूट। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ ए एंड बी आर गिवन एज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे वैल्यू निकालना है ए प्लस बी वेक्टर का, डॉट लेना है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो पहले इसको निकाल लेते हैं कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ए क्रॉस ए वेक्टर, फिर आएगा माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर, फिर आएगा प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर और फिर लास्ट में आ जाएगा माइनस बी क्रॉस बी वेक्टर। तो सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, और इसको अगर इंटरचेंज कर देंगे तो ये प्लस बी क्रॉस ए हो जाएगा, और एक और बी क्रॉस ए पहले से ही है, और यहाँ भी -0 आ जाएगा। मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए हो गया। तो अगर ये जो ए प्लस बी वेक्टर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसके साथ हमें अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ए प्लस बी डॉट, ये 2 को बाहर निकाल के रख लेता हूँ। अब हमें करना है बी क्रॉस ए के साथ, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स ए डॉट बी क्रॉस ए और प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया जिसमें दो चीजें रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी बी। तो दो कॉलम्स या दो रोज बेसिकली सेम हो जाते हैं उस डिटर्मिनेंट में, इसलिए आंसर क्या हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो इसका मतलब ये होता है कि ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए। तो ये हो जाता है ए डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। तो ये बन गया 2i प्लस 5j प्लस 7k डॉट बी वेक्टर 3i माइनस जे प्लस 5k, और इसका मैग्नीट्यूड होता है रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। तो ऊपर अगर देखें तो 2 इंटू 3 6, फिर -5 और 7 इंटू 5 35 आ गया, और नीचे 9 1 10 और 25 मिला के 35 आ गया रूट के अंदर। तो ये बचा 36 डिवाइडेड बाई रूट 35। तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है लेट ए एंड सी वेक्टर्स बी यूनिट कोलिनियर वेक्टर्स एंड बी वेक्टर is having magnitude 2. If b minus 2c vector is equal to lambda times a vector, then values of lambda are। हम लोग लिख सकते हैं as 2c vector plus lambda a vector, और b डॉट b अगर लेते हैं तो b डॉट b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2c वेक्टर प्लस लैम्डा a वेक्टर इंटू और डॉट प्रोडक्ट विथ सेम 2c प्लस लैम्डा a वेक्टर। b डॉट b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बट राइट साइड में आप देखो 2c वेक्टर डॉट 2c वेक्टर, वो फिर से 4c डॉट c आ गया। फिर ये आ जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा c डॉट a, और फिर आएगा 2 लैम्डा a डॉट c, जो कि c डॉट a भी लिखा जा सकता है,
और फिर एक आएगा लैम्डा स्क्वायर ए डॉट ए। तो जहाँ पे सी डॉट सी है, ए डॉट ए है, वहां पे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 1 है, ए और सी का मैग्नीट्यूड। तो ये बीच वाले टर्म्स भी ऐड हो गए, तो 4 लैम्डा सी डॉट ए हो गया। अब ए और सी यूनिट वेक्टर्स हैं और कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो अगर ए वेक्टर ऐसे होगा तो सी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा एक मान के चल सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया, दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम होने की वजह से। तो यहाँ पे अपने को मिला 4 इज इक्वल टू 4, और एक टर्म और छूट गया लास्ट में, वो लैम्डा स्क्वायर वाला है ना, वो लैम्डा स्क्वायर भी रहेगा क्योंकि ए डॉट ए वेक्टर तो 1 हो चुका है। तो 4 प्लस 4 लैम्डा है ना, सी डॉट ए तो 1 हो चुका है, प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0 का। और क्वाड्रेटिक होने की वजह से यहाँ पे हम लैम्डा कॉमन लेके लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो -4 आ गई। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस के ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और ए का प्रोजेक्शन बी पे अगर निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का यूनिट। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होता है ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आई प्लस के अपना ए वेक्टर हो गया, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है जे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई डॉट जे बी 0 होता है, के डॉट जे बी, उसकी वजह से प्रोजेक्शन 0 हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ प्लेन फ्रॉम द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर आई माइनस 2j प्लस 3k इज। तो पहले तो लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लिखना है आपको, के ऊपर जनरल पॉइंट अगर आपको लेना है तो आप लिख सकते हो x माइनस 2/3 हो, या y प्लस 1/4 हो, या z माइनस 2/12 हो, इन सबको लैम्डा ले सकते हो आप। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा माइनस 1, और z की वैल्यू हो जाएगी 12 लैम्डा प्लस 2। और ये तीनों पॉइंट्स लाइन एक्स वाई जेड, बेसिकली तीनों पॉइंट्स नहीं, तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसी पॉइंट के एक्स वाई जेड, तो वो लाइन पे लाई करने चाहिए, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हुआ तो प्लेन पे भी लाई करना चाहिए। तो इसको प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x माइनस वाई प्लस जेड अगर करेंगे तो ये इक्वेशन आपको क्या देगा, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा। ओवरऑल ये बनेगा 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 4 11 लैम्डा, 2 और 1 3, 3 प्लस 2 5, तो 11 लैम्डा प्लस 5 आ गया ऐड करके, एंड इक्वल टू 5 दिया हुआ है यहाँ पे। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। सो लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0 एक तरीके से। और अगर लैम्डा 0 है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 2। तो ये एक्स वाई जेड जो आया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इसका डिस्टेंस निकालना है हमें कहाँ से, 1 कॉमा -2 कॉमा 3। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो कैलकुलेट करेंगे रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ही -1 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया 1। ये आप देखो -1 प्लस 2 अंदर बनेगा, उसके वजह से फिर 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस अपने पास आ गया √3। ऑप्शन नंबर डी करें। क्वेश्चन नंबर 20 है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस का यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। तो ये जो होता है इसको हम लोग a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर बोलते हैं, और ये जो है उसको बोलते हैं a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग b1 क्रॉस b2 वेक्टर से, और डिवाइड भी कर देते हैं b1 क्रॉस b2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो पहले a2 माइनस a1 वेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। a2 माइनस a1 करेंगे तो i माइनस 4i, वो -3i हो गया। फिर माइनस जे दोनों जगह पे है तो इस वजह से वो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 0j बचेगा, और k वाला कंपोनेंट कोई है नहीं फर्स्ट लाइन में, तो इसलिए 2k माइनस 0 करेंगे तो 2k वेक्टर ही आएगा। तो ये तो आ गया a2 माइनस a1 वेक्टर। अब बात करते हैं कि b1 क्रॉस b2 कितना आएगा, वो तो यहाँ पे साइड में आपको निकालना पड़ेगा। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर कैसे निकलता है, पहले आप i j k फिल कर लो,
तो ये हो गया 1 2 -3। लैम्डा के बाद जो लिखा हुआ है वो b1 वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे फिल कर दिए। सेम इसी तरीके से दूसरे लाइन से आप लिख लो 2 4 -5। तो जब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा तो क्या मिलेगा अपने को, i -10 है ना, 2 इंटू -5 -10, फिर माइनस ऑफ 4 इंटू -3 -12, तो वो +12 हो गया। फिर ऐसे ही माइनस जे करेंगे तो -5 +6 हो जाएगा, और ऐसे ही प्लस के करेंगे तो 4 -4 0 आ गया। 4 इंटू 1 4 हो जाता, और 2 इंटू 2 4, तो इसलिए वो 4 -4 लिखना चाहिए मुझे, है ना, 4 -4। ओवरऑल वो के का कंपोनेंट गायब हो जाएगा। तो ये 2i वेक्टर और माइनस जे वेक्टर, 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर आ जाएगा। तो वो यहाँ पे रख देंगे 2i माइनस जे वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बचेगा। तो ओवरऑल ऊपर आ गया -6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 5, और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग मॉडुलस लगा देते हैं, तो 6/√5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अगेन अ यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस। तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, और ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तीनों ही क्या है, यूनिट वेक्टर, तो उस पर्टिकुलर केस में ए माइनस बी वेक्टर की वैल्यू हमें सोचनी है। तो ए माइनस बी वेक्टर का अगर स्क्वायर करें तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर -2a.b आएगा। मतलब हमें ए डॉट बी सोचना है कहीं से, तो उसके लिए यही यूज कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे अगर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a.b आएगा, और राइट साइड में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 1 + 2a.b इज इक्वल टू 1। तो एक 1 से एक 1 तो कैंसिल हो गया, तो a.b 2a.b का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, वो -1 इधर रख देंगे। तब तक ये 1 + 1 -2 आ चुका है, और यहाँ -1 रखते ही ये 3 बन चुका है। तो इसका मतलब a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, वो हो जाएगा √3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी। इस तरीके से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और हम लोग हमेशा ओरिजिन से मेजरमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर होता है यही आपका ए वेक्टर हो गया, और ये जो है यही बी वेक्टर हो गया। बोला जा रहा है कि देर इज अ पॉइंट सी डिवाइडिंग ए बी इंटरनली। अब कहीं पे यहाँ पे सी पॉइंट है सपोज बीच में, और उसके बारे में यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर लिखा गया है। तो जो वेक्टर है सी का, वो इस तरीके से जाएगा ओ से लेके सी की तरफ, ये सी वेक्टर हो गया। तो अगर आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से भी सोचो कि अगर ये सी ने कुछ m:1 रेशियो में ए और बी को डिवाइड किया होता, तो सी वेक्टर हम लोग कैसे लिखते, 1 इंटू ए वेक्टर, यानी कि यहाँ पे ए वेक्टर होता प्लस m इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 + m लिखते। ये सी वेक्टर का लिखने का तरीका होता। और अगर अलग अलग भी करते तो ये क्या आता, 1/1 + m टाइम्स ए वेक्टर प्लस m/1 + m बी वेक्टर। और अगर आप कंपेयर करो तो लैम्डा की जगह पे ये है, म्यू की जगह पे ये है, तो ये लैम्डा है, ये म्यू है। अगर हम इसको ऐड भी करें लैम्डा प्लस म्यू, तो 1 तो आ ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए और बी दो वेक्टर्स दिया गया है। बोला जा रहा है देन वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो अलोंग बी बोला मतलब बी के अलोंग तो सिर्फ हमें डायरेक्शन चाहिए, तो इसलिए ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर लेंगे सिर्फ, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, अलोंग बी होना चाहिए बस। तो ए वेक्टर अपने पास है 4i + 6j डॉट, ए का बी पे बेसिकली प्रोजेक्शन लिख रहे हैं ये हम लोग, और बी के लिए लिखेंगे 3j + 4k, और उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखने के लिए आप मैग्नीट्यूड के बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो ऊपर आ गया 4i, और डॉट लेने के लिए कोई i अवेलेबल नहीं है तो 0, फिर j के लिए 6 इंटू 3 18 हो गया, और k के लिए फिर से कुछ अवेलेबल नहीं है, और नीचे 9 और 16 मिला के 25, 25 का √5, तो ये 18/5 आ गया। अब ऐसा तो आंसर दिया भी नहीं है कहीं, क्योंकि इस बार वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट पूछा है। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 18/5, और अलोंग बी है मतलब बी के यूनिट वेक्टर
के अलॉन्ग बोल सकते हैं। और उस चीज को हमने कैसे लिखा, 18/5। बी वेक्टर अपने पास 3j+4 के ऑलरेडी है, और उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखने के लिए एक और यहाँ पे नीचे 5 आ ही जाएगा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये 18/25 3j+4 के ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया उसी कंपोनेंट को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी सी के इक्वल है और सी क्रॉस ए बी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी, है ना। जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। वैसे ही यहाँ पे भी बोलेंगे कि जो बी वेक्टर आंसर आ रहा है वो सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और बी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। मतलब ओवरऑल सारा रिजल्ट क्या आ रहा है कि ये चीज तो दोनों में कॉमन आ गया कि बी और सी जो है परपेंडिकुलर है। एक और चीज जो अब समझ में आया कि ए बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी वेक्टर है, और सपोज यहाँ पे ये सी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं बी क्रॉस सी आपसे पूछूं कि क्या होगा, तो बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो बी क्रॉस सी वेक्टर आएगा, बी क्रॉस सी वेक्टर, वो आउट ऑफ स्क्रीन होगा और परपेंडिकुलर टू बी एंड सी दोनों होगा। तो परपेंडिकुलर टू बी एंड सी कौन सा वेक्टर था, एक ए वेक्टर था, है ना। यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखे हैं, उसमें आप देख लो। परपेंडिकुलर टू बी और सी ए वेक्टर था, इसका मतलब ए वेक्टर ऑल्सो आउट ऑफ स्क्रीन, वो भी आउट ऑफ स्क्रीन आएगा। इससे क्या पता चलता है कि ए जो है उसका डायरेक्शन पैरेलल हो गया बी क्रॉस सी वेक्टर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स आर गिवन एज, देन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर या कोप्लानर इनमें से बताना है। तो सपोज ये ए बी सी मान लेते हैं 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हो गया 1 -2, 3 इस तरीके से लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, देन 2 3 -4, और यहाँ -7 0 और 10 ले लेते हैं क्योंकि बी का कंपोनेंट नहीं है। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर लिखना होगा तो ए बी वेक्टर 2 - 1 आई हो गया, 3 माइनस ऑफ -2 वो हो जाएगा +5j, और -4 -3 ये हो जाएगा -7k। और ए सी वेक्टर अगर लिखना है तो c -a करेंगे तो -7 -1 -8 आई हो गया, 0 माइनस ऑफ -2 +2j हो गया, 10 -3 7k हो गया। तो अगर मुझे ए बी क्रॉस ए सी निकाल लूँ, क्योंकि अगर कोलिनियर है, आप समझना इस बात को कि यहाँ पे ए है कहीं, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अगर ए बी वेक्टर और ये ए सी वेक्टर एक ही लाइन पे एक तरीके से लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा ना। तो बस वही करके इंश्योर देख लेते हैं। तो ये आई जे के ए बी वेक्टर के कंपोनेंट है 1 5 -7, और ए सी के कंपोनेंट है -8 2 और 7। जरा इसका कैलकुलेशन करें तो आई के साथ आएगा 35 माइनस माइनस प्लस 14 आ जाए। यहीं पे पता चल गया कि अब कुछ भी जे और के का कंपोनेंट है, जीरो तो नहीं आने वाला है ना, आई का कुछ तो कंपोनेंट बच गया ना, तो इसलिए नॉन कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है। आर वेक्टर ऐसा है कि आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी है, और साथ में दिया है कि आर डॉट ए वेक्टर लेने पे जीरो आएगा, देन द वैल्यू ऑफ आर डॉट बी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेंगे, आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, तो इक्वल टू बचेगा अपने पास सिर्फ जीरो वेक्टर, है ना। तो यहाँ से अब लिखा जा सकता है आर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी कॉमन आ जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसका मतलब आर माइनस सी और बी वेक्टर ये जो कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स में ही क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे जीरो आ जाएगा, तो आर माइनस सी को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो वहां से अपने को पहला इंफॉर्मेशन मिल गया कि आर वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा जा सकता है। अब जो आर डॉट ए इक्वल टू जीरो किया गया है, तो आप भी यहाँ पे आर डॉट ए इक्वल टू जीरो करो, तो वो आ जाएगा लैम्डा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। तो बी और ए दोनों पता है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप ध्यान से देखो, आई इंटू माइनस आई, वो जो आई के कंपोनेंट्स है 1 इंटू -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 आया, और के वाले कंपोनेंट ए में है तो बी में नहीं है, और बी में जे है तो ए में नहीं है, तो मतलब आगे कुछ कंपोनेंट नहीं आएगा, जीरो जीरो हो गया। प्लस सी डॉट ए अगर करेंगे तो आई आई के कंपोनेंट दोनों में है तो 1 हो गया। अब ए में माइनस के है और सी में 3 के है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। मतलब ये कि माइनस लैम्डा यहाँ बचा और यहाँ बचेगा -2 इक्वल टू जीरो।
और आई कैन से कि लैम्डा का वैल्यू -2 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 से बोला जा सकता है कि आर वेक्टर सी वेक्टर -2b वेक्टर हो गया। तो सी वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर था ही। अब उसमें बी वेक्टर का डबल माइनस करेंगे तो -2 टाइम्स ऑफ -i वेक्टर प्लस j वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस +2i और एक स्टार्टिंग वाला i मिला के 3i हो गया। फिर 2j -2j कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा +3k। तो r वेक्टर आ चुका है। अब r डॉट b वेक्टर यहाँ पे कर लेंगे। तो 3i प्लस 3k वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है b वेक्टर यानी -i प्लस j वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे -3 आएगा और k का कंपोनेंट पहले वेक्टर में है तो दूसरे में है ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया -3, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। बट यही है ओवरऑल प्रोसेस। अब इसमें कहीं पे एक माइनस या प्लस का कुछ तो मिसप्रिंटिंग रहा होगा क्वेश्चन में, अदरवाइज दिस इज द इंटायर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 27 है स्ट्रेट लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी मीट्स दिस प्लेन इन पॉइंट p हुज पोजिशन वेक्टर इज। तो अगर इंटरसेक्शन कराना ही है तो आप स्ट्रेट लाइन का जो r वेक्टर है, जनरल वेक्टर, उसको उठा के प्लेन के r वेक्टर, तो ये r डॉट n इक्वल टू p में, अब देखो यहाँ पे मैंने r की जगह पे लाइन वाला r वेक्टर लिख दिया। बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लिया, a डॉट n वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b डॉट n हो गया। वहां से लैम्डा निकाल लिया, p माइनस a डॉट n हो जाएगा और जो b डॉट n है वो नीचे चला जाएगा। अब इसी को वापस से लाइन वाले इक्वेशन में मैंने फिल कर दिया, बस वही करना था। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में ए बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है और बोला जा रहा है कि ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज 1/√3। तो सपोज कोई डी वेक्टर है और डी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर सी वेक्टर पे निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ डी वेक्टर ऑन सी वेक्टर, तो वो होता है डी वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि ए और बी के प्लेन में जो वेक्टर जो हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो डी वेक्टर है। तो यानी कि ऑप्शंस ए बी सी डी में से कोई भी डी वेक्टर हो सकता है। तो एक एक करके आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो सकता है ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाए। तो सी वेक्टर का यहाँ पे यूनिट वेक्टर अगर आप देखो तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई माइनस जे माइनस के वेक्टर और √3 से डिवाइड हो जाएगा हर जगह पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है इस वेक्टर का, √3 है ना। आई का कंपोनेंट 1 है, जे का -1, के का -1, तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करते हैं और रूट लगाते हैं तो √3 आएगा। तो इसलिए हर जगह पे जब आप डिवाइड करोगे सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से तो √3 √3 √3 आ गया। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक करूं तो 4/√3 है ना, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/√3 और फिर एक आ जाएगा -4/√3। तो यहाँ पे 1/√3 आ रहा है। जरा बाकी ऑप्शन भी पहले चेक कर ले। 3/√3, ये -1/√3 आ गया और ये फिर से -3/√3 आ गया। तो यहाँ पे माइनस में आ गया तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में 2/√3 आएगा, फिर -1/√3 आएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2/√3 आएगा, मतलब 4 - 1 3/√3, ये भी गलत आ गया। और ऑप्शन डी अगर आप चेक करोगे तो फिर से 4/√3 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -1/√3 और फिर -4/√3, माइनस माइनस बेसिकली यहाँ भी प्लस हो रहा है, तो ये भी नहीं आ पाएगा उतना 1/√3 प्रोजेक्शन के इक्वल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ए बी और सी तीन यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ से पहले हम लोग लिख लेंगे ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, फिर एक बार लिख लेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, और एक बार लिख लेंगे सी प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे आप इसमें ले लो ए प्लस बी के साथ ए क्रॉस प्रोडक्ट ले लो आप। तो ए क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर अगर आप लेते हो तो ये बन गया माइनस सी, है ना। माइनस सी में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस माइनस सी वेक्टर। तो ए क्रॉस ए तो 0 वेक्टर हो गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए क्रॉस बी वेक्टर इधर, और ये माइनस हटाने के लिए आप इसको भी पलट दो, सी क्रॉस ए हो जाएगा ये, है ना, ऑर्डर चेंज करने पे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए प्रूव हो गया, मतलब इतना आ गया। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग ये नहीं भी लिखते, है ना, यहीं पे अगर हम लोग इसी इक्वेशन में बी से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते तो बी क्रॉस
ए प्लस बी वेक्टर होता और इधर होता बी क्रॉस माइनस सी वेक्टर। तो इस बार ये बनता बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, फिर से जीरो, और इधर आ गया बी क्रॉस माइनस सी वेक्टर। लेफ्ट साइड में हम लोग जानबूझ के ऐसे ए क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, इधर भी एक माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी बी क्रॉस सी वेक्टर, माइनस साइन दोनों साइड कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया अपने पास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल आ गया, और ए क्रॉस बी ऑलरेडी सी क्रॉस ए के इक्वल था, इसका मतलब तीनों इक्वल हो गए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। बट जीरो है क्या, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए प्लस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर फिर नहीं पॉसिबल है। ऑलरेडी ए बी और सी यूनिट वेक्टर है, तो कुछ ऐसे रहा होगा कि ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, फिर इधर एक यूनिट वेक्टर हो गया, और वापस से उसी पॉइंट पे आ गए, ये भी एक यूनिट वेक्टर हो गया। तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि अ, ये वेक्टर्स में ए क्रॉस बी लेने पे जीरो डायरेक्ट आ जाए, ये नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा ए और बी और सी और ए वेक्टर्स में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इफ आर डॉट ए इज इक्वल टू आर डॉट बी इक्वल टू आर डॉट सी इक्वल टू जीरो फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर आर, देन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ये है कि अगर आर नॉन जीरो है तो पक्की बात है कि या तो ए बी सी वेक्टर्स तीनों ही जीरो हो, है ना, तो उस केस में भी इसका आंसर जीरो आ जाएगा। और अगर ए बी सी जीरो नहीं है, कोई और वेक्टर्स हैं विद सम मैग्नीट्यूड, तो पक्की बात है कि ए वेक्टर भी आर के परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर भी और सी वेक्टर भी। तो जब तीनों ही आर के परपेंडिकुलर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते होंगे, तो एक ही प्लेन में लाई करने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, और देयरफॉर ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर। और कोप्लानर हो गए इस वजह से ए बी और सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट या फिर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 31 है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस थ्री बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है 7a माइनस 5b वेक्टर के। तो एंगल बिटवीन ए और बी पूछा जा रहा है। तो अगर ये a प्लस थ्री बी 7a माइनस 5b के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो इसलिए a प्लस थ्री बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं 7a कैप माइनस 5b कैप के साथ, तो ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ए का माइनस 5b के साथ होगा, तो ये बनेगा -5a डॉट बी। फिर इसी तरीके से 3b का 7a के साथ होगा, तो वो हो जाएगा +21b डॉट ए, है ना। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो कैप सिंबल ही यूज करेंगे हम लोग। और लास्ट में आ जाएगा -15b कैप मॉडुलस स्क्वायर या मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, इस वजह से ये 7 हो गया। फिर यहाँ पे -5, ये ए का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो कॉस थीटा बचेगा यहाँ सिर्फ। वैसे ही यहाँ पे भी सिर्फ कॉस थीटा बचेगा 21 के साथ। और लास्ट में भी ये बेसिकली 15 मॉडुलस ऑफ, और लास्ट में भी ये अपने पास 15 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 15 है। तो ओवरऑल ये जीरो करना है हमें डॉट प्रोडक्ट को। तो 7 माइनस 15 -8 हो गया, और 21 माइनस 5 प्लस 16 हो गया। तो यहाँ से 16 कॉस थीटा का वैल्यू 8 आ जाएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 8/16 हो जाएगा, यानी हाफ आ गया, और वो आता है 60 डिग्री पे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर आई प्लस जे एंड आई प्लस जे फॉर्मिंग राइट हैंडेड सिस्टम इज। तो यहाँ पे ये एक जो वेक्टर है ये आई माइनस जे होना चाहिए, और दूसरा वाला आई प्लस जे वेक्टर। तो ये सपोज ए वेक्टर हो गया, और ये आई प्लस जे ये अपना बी वेक्टर हो गया। तो परपेंडिकुलर टू बोथ बोला गया है, इसका मतलब ए क्रॉस बी करेंगे। और ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, आई जे के, और कंपोनेंट्स को यहाँ पे लिख देंगे, तो 1 - 1 0 1 1 0। और अगर एक्सपैंड कर दे के अबाउट, तो ये के वेक्टर के साथ ही हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1, यानी 2k वेक्टर आ गया। तो राइट हैंडेड सिस्टम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, यूनिट वेक्टर पूछा गया है, तो 2k वेक्टर देख करके बी पे आप टिक बिल्कुल मत कर देना, यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है।
तो सी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो तो सिर्फ के डायरेक्शन में होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में ए बी सी तीन वेक्टर्स गिवन है और एक वेक्टर वी है जो कि ए और बी के प्लेन में है और जिसका प्रोजेक्शन ऑन सी 1/√3 आना चाहिए। तो v का प्रोजेक्शन c पे अगर निकालना है तो v डॉट सी कैप करना पड़ता है। तो c कैप अगर आप देखो तो v डॉट सी कैप हो जाएगा i माइनस जे वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो √3 हर जगह पे आ जाएगा, क्योंकि i j के कंपोनेंट्स 1 - 1 - 1 है। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर 1 1 1 आएगा और ऐड करने पे √3 आ जाएगा। तो अब हमें प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब ये v डॉट ये करने पे कितना आना चाहिए 1/√3। तो ऑप्शन से करेंगे एक एक करके। सपोज आपने ऑप्शन ए में चेक किया तो 3 इंटू आई का कंपोनेंट कितना है 1/√3, तो ये आएगा 3/√3 माइनस 1/√3 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/√3। तो यहाँ से नहीं आया। फिर ऐसे ही ऑप्शन बी में अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन बी में 3/√3 होगा, फिर अगला माइनस माइनस प्लस 1/√3 होगा और फिर लास्ट वाला माइनस 3/√3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। बाकी ऑप्शन आप चेक करोगे तो ऐसे ही आपको गलत ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे प्लस है। आप देखो यहाँ पे एक जगह पे माइनस है, बाकी दो जगह पे प्लस है, तो वैल्यूज 1/√3 नहीं आएंगी। तो एलिमिनेशन मेथड से ही आपको मिल गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर्स i प्लस जे माइनस के एंड i प्लस जे प्लस के इज। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स कितने होंगे ये फाइंड आउट करना है। तो अगर बात किया जाए तो ऐसे दो ही वेक्टर्स पॉसिबल है। सपोज अगर ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब बात यहाँ पे किया जा रहा है कि परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर्स, तो अब दोनों के परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर हो सकता है जो स्क्रीन से बाहर की तरफ आपकी तरफ हो, है ना, परपेंडिकुलर टू ए और बी भी हो और आपकी तरफ आ रहा हो। और दूसरा एक वेक्टर हो सकता है जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो बट इनवर्ड हो, है ना, स्क्रीन के अंदर हो, इनटू द स्क्रीन हो। एक आउट ऑफ द स्क्रीन, एक इनटू द स्क्रीन। तो ऐसे दो पर्टिकुलर वेक्टर्स पॉसिबल है ना। यानी कि सी वेक्टर अगर आप निकालोगे तो ए क्रॉस बी भी हो सकता है, या ऐसा भी बोला जा सकता है कि बी क्रॉस ए हो गया, है ना। दोनों में एक माइनस का अंतर आ जाएगा या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट रहेगा परपेंडिकुलर ही। क्वेश्चन नंबर 35 है इफ ए डॉट बी एंड सी वेक्टर आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी देन। तो यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू गिवन है ए डॉट सी के इक्वल। तो इससे क्या पता चलता है कि मैं ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ, और ए को कॉमन ले लिया जाए और डॉट बीच में रख के, तो ये ए डॉट बी माइनस सी भी आ गया इक्वल टू 0। अब या तो बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल हो जाए तब भी 0 आ जाएगा, या फिर ए वेक्टर जो है वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा बी माइनस सी वेक्टर के, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है द प्रोजेक्शंस ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 12 4 एंड 3 द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर। तो अगर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स के प्रोजेक्शंस ए बी सी मान ले, ए बी सी एज 12 4 और 3, तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये बनेगा अपने पास 12 बाई रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो नीचे बन जाएगा 144 प्लस 16 और 9, पूरा मिलाकर के 169 बनेगा, जिसका रूट होता है 13। तो इसलिए 12/13 आ गया। एक ऑप्शन सी तो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर m निकालेंगे तो वहां पे b डिवाइडेड बाई सेम वही कहानी रहेगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पे 4/13 आ जाएगा। तो एक और ऑप्शन डी एलिमिनेटेड, क्योंकि वहां पे -4/13 लिखा हुआ है। और लास्ट वाले में n निकालना है तो c बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, से 3/13 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो